सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीतम और आज जो है हम AIB फिफ्थ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बेसिकली मुझे सॉल्व करना था, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मुझे सॉल्व करना है। सो मैंने सोचा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो साथ ही साथ आपको भी इससे जोड़ लूँ इसके साथ, कि आप भी इससे थोड़ा बहुत जो कुछ सीखना चाहें सीख सकते हैं और जो कुछ गाइड करना चाहें गाइड कर सकते हैं। और जब हम एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, ये हम देख पा रहे हैं कि 2013 में ये हुआ था और 2012 में जो हुआ था AIB 4, वो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो उसकी जो है अपलोड कर दी है। और ये फिफ्थ है, 2013 में वो हुआ था, कंडक्ट हुआ था। इसमें सेट A है ये, ठीक है। और मुझे भी ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसका आंसर नहीं पता होगा, तो मैं भी यहाँ पे साइड में मेरे पास आंसर की है, तो उसमें से देख के ही मैं करेक्ट करूंगा। सो जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर है, वो सारे सॉल्व करूंगा। सो समवेयर इसका बेनिफिट कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, वही कि 100 मार्क्स का टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वही जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो सबको पता होते हैं ऑलरेडी, वही सारी चीजें मेंशन है। सो बेसिकली होगा क्या कि मैं क्वेश्चन सारे रीड करूंगा, ठीक है, और फिर इसके जो आंसर्स हैं वो टिक लगा दूंगा साथ ही साथ। सो सेट A है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ, इसमें टोटल 100 ही होंगे, क्योंकि पिछले वाले में मात्र 90 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन मिसिंग थे। इसमें 100 है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस वेयर बाय इंटरेस्टेड पार्टीज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, एग्री अपॉन कोर्सेज ऑफ एक्शन, bargain for individual or collective advantage, and or attempt to craft outcomes which serve their mutual interest. Option A expert determination, option B arbitration, option C conciliation, option D negotiation. So इसका फर्स्ट आंसर है negotiation, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। डैश इज द प्रोसेस वेयर बाय इंटरेस्टेड पार्टीज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। एक डैश ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो पार्टीज हैं वो अपनी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवाती है। एग्री अपॉन कोर्सेज ऑफ एक्शन, बार्गेन फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव एडवांटेज, एंड और अटेम्प्ट टू क्राफ्ट आउटकम विच सर्व देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। सो बेसिकली जो उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको समवेयर वो कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करके सेटलमेंट करना चाहते हैं। और वो जो प्रोसेस है वो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है? एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी आर्बिट्रेशन, सी काउंसिलेशन, डी नेगोशिएशन। तो इसको बोलते हैं नेगोशिएशन। जब दो पार्टी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करना चाहे किसी एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो नेगोशिएशन में आ जाएगा, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, द फंडामेंटल एम ऑफ लीगल एथिक्स is to maintain the honor and dignity of the law profession, to secure a spirit of friendly cooperation between the bench and the bar in the promotion of highest standards of justice, to establish honorable and fair dealings of the counsel with his client, opponent, and witnesses, to establish a spirit of brotherhood in the bar itself, and to secure that lawyers discharge their responsibility to the community generally. Whose statement is this? सो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये किसी का स्टेटमेंट है, किसी चीफ जस्टिस का, ऑनरेबल किसी चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट है। इनमें से वो चीफ जस्टिस कौन से हैं? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस मार्शल, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस कोक, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस हाल्सबरी, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस बेकॉन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीफ जस्टिस मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Supreme Court has held that an advocate cannot claim a lien over a litigation file entrusted to him for his fees. No professional can be given the right to withhold the returnable records relating to the work done by him with his client matter on the strength of any claim for unpaid remuneration. The alternative is the professional concerned can resort to other legal remedies for such unpaid remuneration, refer to the specific case. So basically अगर आपको नहीं सुना हो तो आप प्लीज स्किप कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट इसके ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाए।
और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको फिर से प्लेबैक करके देख लीजिएगा, तो उससे क्लियरिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी। एक बार भाई फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट an advocate cannot claim a lien over a litigation file entrusted to him for his fees. No professional can be given the right to withhold the returnable records relating to the work done by him with his client's matter on the strength of any claim for unpaid remuneration. The alternative is the professional concerned can resort to other legal remedies for such unpaid remuneration. Refer to the specific case. Option A, R.D. Saxena versus Balram Prasad Sharma. B, V.C. रंगादुराई वर्सेस डी गोपालन. सी, एम्परर वर्सेस दादूराम. और डी, जी, नारायण स्वामी वर्सेस चल्लापली. इसका जो सही आंसर है थर्ड का वो ए है, आर डी शर्मा वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा. Next question. Duty of an advocate toward his client is detailed out in which rules of Bar Council of India? So एक ड्यूटी की, एक एडवोकेट की ड्यूटी क्या होती है टुवर्ड हिज क्लाइंट, ये बेसिकली पीसीआई के किस रूल में मेंशन्ड है? ऑप्शन ए 33 से 38, 11 से 33, 23 से 27, 33 से 36. सही आंसर है इसका 4 का बी, 11 से 33. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन एज टू एनरोलमेंट? मैंने इसका 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है एआईबी के 2012 का, जो कि था एआईबी 4, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एडवोकेट्स एक्ट है वो कौन से ईयर में आया था. तो इसका ऑप्शन इसमें जो था वो बहुत सारे 3 ईयर्स कोई और मेंशन थे, और उसका जो सही आंसर था वो 1961 था. तो ये क्वेश्चन भी देख लेना. और इसमें पूछ रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एनरोलमेंट कौन से सेक्शन में बेसिकली मेंशन है? ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर. और फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन डी, 24A में, सेक्शन 24A में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. एग्जिस्टेंस ऑफ टू सूट्स बाय पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, one previously instituted which is pending at present and the other filed later, wherein a matter in issue in the subsequently filed suit is directly and substantially in issue in the other, and the relief claim in the subsequent suit can effectively be passed by the court of previous instance. Which section of CPC decides the fate of the subsequently filed suit and its proceeding? So basically इसका जो सही आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी AIB 4 में भी देखा था मैंने, सी होना चाहिए, सब जुडाइज सेक्शन 10 ऑफ CPC. और नहीं होगा तो इसका भी बता देता हूँ. सेक्शन सी का जो क्वेश्चन सी का जो सही आंसर है वो बी है, सेक्शन 9. बट सेक्शन 9 जो है वो डील करता है कि कोई से भी केसेस हैं वो सिविल मैटर के जो हैं वो सीपीसी के थ्रू ही कंडक्ट होंगे. तो या तो मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, सेक्शन 9. क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ. एग्जिस्टेंस ऑफ टू सूट्स बाय पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, one previously instituted which is pending at present and the other filed later, wherein a matter in issue in the subsequently filed suit is directly and substantially in issue is the other, and the relief claimed in the subsequent suit can effectively be passed by the court of previous instance. Which section of CPC decides the fate of the subsequently filed suit and its proceeding? So सही आंसर इसका सेक्शन 9 मेंशन है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. वेयर देयर आर म्यूचुअल डेट्स बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, वन डेट may be settled against another. This can be a statutory defense to a plaintiff's action and it is called as option A, a cross claim,
ऑप्शन बी सेट ऑफ, ऑप्शन सी क्रॉस डिमांड्स, ऑप्शन डी क्रॉस डिक्रीज। इसका जो सही आंसर है 7 का है वो है बी, सेट ऑफ। ठीक है, where there are mutual debts between the plaintiff and the party, one debt may be settled against another. This can be statutory defense to a plaintiff's action and it is called set off। ठीक है, 7 का आंसर बी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, an attachment before judgment order takes away option A right to ownership, B right to file suit, C power to alienate the property, D capacity of execution of a decree। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, एन अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ओवरटेक्स सॉरी एन अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर टेक्स अवे ऑप्शन ए right to ownership, option B right to file suit, option C power to alienate the property, option D capacity of execution of a decree। और 8 का जो सही आंसर है वो है C power to alienate the property। एक सेकेंड में एलियनेट की मीनिंग एक बार चेक कर लूं। एलियनेट मीनिंग to make people feel that they cannot share their opinion anymore, to make somebody feel that she does not belong somewhere or is not part of something। Power to alienate the property, the attachment before judgment order takes away the attachment before power to alienate the property। The attachment before judgment order takes away। So क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पावर टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द 3 पिलर्स ऑन विच फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन रेस्ट। ऑप्शन ए प्राइमा फेसाई केस, इंजरी विद डैमेज एंड बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, ऑप्शन बी प्राइमा फेसाई केस, repairable injury and balance of convenience, option C prima facie case, irreparable injury and balance of convenience, option D prima facie case, damage without injury and balance of convenience। so question 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी prima facie case, irreparable injury and balance of convenience। prima facie case, irreparable injury and balance of convenience। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज टू enable subordinate courts to obtain in non-appealable cases the opinion of the High Court in the absence of a question of law and thereby avoid the commission of an error which could not be remedied later on। ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी रेफरेंस, ऑप्शन सी अपील, ऑप्शन डी रिवीजन। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी रेफरेंस। Question number 11, who decides as to which of the several modes he or she will execute the decree? Option A plaintiff, option B court, option C judgment debtor, option D decree holder। 11 का सही आंसर है D decree holder। decree holder who decide as to which of the several modes he or she will execute the decree holder, who decides as to which of the several modes execute the decree holder। so 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी डिक्री होल्डर। अगर आपको बहुत स्लो लग रहा हो ना तो आप प्लीज इसको स्किप कर करके आगे देखते रहें, ठीक है, इससे हो सकता है, इससे डेफिनेटली होगा नहीं, इससे डेफिनेटली आपका भी टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर अ पार्टी टू अ सूट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एज टू फैक्ट्स from the opposite party, he may administer to his adversary a series of questions. It is called as option A question petition, option B question pamphlet, option C interrogatories, option D discovery।
12 का सही आंसर ऑप्शन सी, इंट्रोगेटरीज, इंट्रोगेटरीज, इंटेरोगेटरीज। क्वेश्चन 12 रिपीट करना जा रहा हूं मैं। वेयर अ पार्टी टू अ सूट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एज टू फैक्ट्स फ्रॉम द अपोजिट पार्टी, ही मे एडमिनिस्टर टू हिज एडवर्सरी series of question. It is called interrogatories. Interrogatories. Question number 13. Dash is a suit filed by or against one or more person on behalf of themselves and others having the same interest in the suit. Option A, joint suit. Option B, representative suit. Option C, collusive suit. Option D, collective suit. 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी, representative suit. Dash is a suit filed by or against one or more person on behalf of themselves and other having the same interest in the suit. हाँ, so इसका 13 का आंसर जो है बी है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। बेसिकली कह रहा है कि अगर कोई एक मतलब बहुत सारे लोग हैं और सबकी जो डिमांड है, सबकी जो परेशानियां हैं वो एक है, तो सारे अलग अलग फाइल ना करके एक ही थ्रू करवा देंगे और वो जो सूट होगा उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे लोगों को भी ना। क्वेश्चन नंबर 14. अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड मैनेज द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन. ए, एमिकस क्यूराई. ऑप्शन बी, प्रिजर्वर. ऑप्शन सी, प्रोटेक्टर. ऑप्शन डी, रिसीवर. 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, रिसीवर. Question number 15. The provision under CPC that relates to suit by indigent persons. Option A, Order 32. Option B, 34. Option C, 35. Option D, 33. So कौन से ऑर्डर में मेंशन है सर? ये इसका जो सही आंसर होगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्डर 33 में मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 16. सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 enables the court to condone delay in filing dash on sufficient satisfaction of sufficient cause. Option A, appeal or application. Option B, appeal, suit and application. Option C, appeal, petition and counter petition. Option D, अपील, पिटीशन, सूट एंड काउंटर पिटीशन. क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है अपील एंड एप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 17. Limitation period prescribed in filing a suit by a mortgagor to recover possession of immovable property mortgage is option A 20 years, option B 12 years, option C 10 years, option D 30 years. So 17 का आंसर सही जो है वो है D 30 years. Question number 18. Which are the provisions under Indian Evidence Act 1872 that deals with relevancy of opinion of experts? Option A, sections 49 and 50. Option B, 23 and 24. Option C, 45 and 46. Option D, सेक्शन 81 एंड 82. और 18 का सही आंसर है सी, सेक्शन 45 एंड 46. सो रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स जो मेंशन्ड है वो है सेक्शन 45 एंड 46 में. Question number 19. The contents of documents may be proved either by option A, primary evidence or by secondary evidence. Option B, direct evidence or circumstantial evidence. Option C, primary evidence or documentary evidence. Option D, primary evidence or direct evidence. Contents of document may be proved by primary or second, direct person. Content of primary evidence, documentary, primary evidence and direct evidence. ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, 19 का ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. Oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it is
A. Direct evidence. B. Circumstantial evidence. C. Best evidence. D. Secondary evidence. Oral accounts of the content of a document given by some person who has himself seen it is direct evidence, circumstantial, best evidence, direct, circumstantial, best, secondary evidence. डी डी सेकेंडरी में आना चाहिए 20 का डी है सेकेंडरी एविडेंस. Next question है 21. The DNA test cannot rebut the conclusive presumption envisaged under Section 12 of the Indian Evidence Act. The parties can avoid the rigor of such conclusive presumption only by proving non-access, which is a negative proof. It was so held, in which case? Option A. Sheikh Faruquddin versus Sheikh Mohammed Hassan AIR 2006. Option B. Siddharamesh versus State of Karnataka. Option C. Kailash versus State of Madhya Pradesh. Option D. सोमवती versus State of Punjab. इसका करेक्ट आंसर है 21 का ऑप्शन ए शेख फकरुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. द स्टेटमेंट ऑफ अ डेड पर्सन आर रेलेवेंट अंडर विच सेक्शन. 32(4) है क्या इसका. 22 का 22 का सी होना चाहिए. सी है. Question number 23. Witnesses are the eyes and ears of justice. Whose statement is this? Option A. Lord Atkin. Option B. Bentham. Option C. Lord Denning. Option D. Phipson. 23 का है ऑप्शन बी Bentham. So Bentham ने बोला था witnesses are the eyes and ears of justice. 24. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. Is a 24 फिर से रिपीट कर देता हूँ. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. Is a option A. Presumption of fact. Option B. Presumption of law. Option C. Conclusive proof. Option D. None of the above. 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए Presumption of fact. An accomplice is an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. Is a presumption of fact. Next question, question number 25. Patent ambiguity in interpreting documents renders it. Option A. Curable. Option B. Incurable. Option C. Curable and incurable. Option D. None of the above. 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी Incurable. Next question, question number 26. Promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony is an offence under which provision of Indian Penal Code. Promoting enmity. ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये नहीं होगा. पनिशमेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी नहीं होगा. 153A और इन दोनों में से कौन सा हो सकता है. 26 का सही आंसर है सी 150 सेक्शन 153A. सेक्शन 153A. Next question, question number 27. The gist of this offence is meeting of minds. The gist of this offence is meeting of mind. 120A होना चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. 27 का
ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. A places men with firearms at the outlets of a building and tells B that they will fire at B if B attempt to leave the building. What is the offense committed by A as against B? Option A, wrongful restraint. Option B, wrongful confinement. Option C, refusal to leave the place. None of the above. A places men with firearms at the outlet of a building and tells him that they will fire at B if attempt to leave the building. लीव द बिल्डिंग है ना, तो रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया उसको, हालांकि उसको निकलने देने से, पाथ से रोकना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाएगा, बट चारों तरफ से मतलब इनसाइड द बिल्डिंग है तो बी होना चाहिए 28 का, बी है wrongful confinement. Next question है question number 29. Adulteration of food or drink intended for sale is punishable under section. अच्छा, ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि सारे 227, 272, 277, 273 ऐसे मेंशन है, मतलब कंफ्यूज होने के चांसेस में ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 272. Section 272, adulteration of food or drink intended for sale. Intended for sale. Question number 30. Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty is option A, cognizable and non-bailable offence. Option B, non-cognizable and bailable offence. Option C, cognizable and bailable offence. और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ए होना चाहिए 30 का, ए है cognizable and non-bailable offence. Question number 31. A obtains property from Z by saying, "Your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10,000." This offence is option A, robbery. Option B, extortion. Option D, डकैती. Option D, none of the above. So basically ये किडनैपिंग है और डिमांड कर रहा है 10,000 की. So मेरे को समवेयर डाउट लग रहा है कि ये एक्सटॉर्शन भी हो सकता है, अदरवाइज ना बी, और या तो बी होगा या डी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो 31 का सही आंसर है बी, एक्सटॉर्शन. मैं थोड़ा किडनैपिंग को लेके कंफ्यूज था कि किडनैपिंग का भी कोई ऑप्शन इसमें मेंशन नहीं है, तो एक्सटॉर्शन होगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. Which provision under Criminal Procedure Code 1973 deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record confession and statements? इसका होगा 164A और 164. 32 का आई थिंक ए और डी में कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, चेक कर लेता हूँ. 32 का ये है 164. Deal with procedure to be adopted by magistrate to record confession and statement. Magistrate to adopted by magistrate to record. Next question है question number 33. Any police officer may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person who obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped
or attempt to escape from lawful custody under which section? Option A 41A, 41C, 41E, 41D। 33 का सही आंसर है ऑप्शन सी 41E। 41E। A police officer may without or order from a magistrate arrest any person। पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी पर्सन को अरेस्ट एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स एग्जीक्यूशन। जो रुकावट बनता है पुलिस ऑफिसर के बीच में उसको उसके काम के करने के दौरान, उसकी ड्यूटी करने के दौरान, या फिर कोई भाग गया है उसको पकड़ने के लिए, या फिर कोई भागना चाह रहा है उसको पकड़ने के लिए फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 41E। क्वेश्चन नंबर 34, द प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच punishment of imprisonment is up to a period of। 34 का सही आंसर क्या है? 7 ईयर और 10 ईयर। ए है क्या? 34 का ए है। Question number 35, which provision under the code provides the indication as to the rule against double jeopardy? Question number 35, which provision under the code provides the indication as to the rule against double jeopardy? Section 300, Section 305, Section 309, Section 311। 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 300। Question number 36, if an accused is charged of a major offence but is not found guilty thereunder, he can be convicted of minor offence if the facts established indicate that such minor offence has been committed. It was so upheld in which case? Option A Sangara Bonia Srinu versus State of Andhra Pradesh। Option B State of Himachal Pradesh versus Taradatta। Option C Shamsher Singh versus State of Punjab। Option D Nalini versus State of Tamil Nadu। 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारादत्ता। ठीक है, इसमें बेसिकली इस केस में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारादत्ता में बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर किसी ने बड़ा ऑफेंस किया है, किसी एक्यूज ने बड़ा ऑफेंस किया है, बट ये पता चलता है कि कोई ये चीज प्रूफ नहीं हो पाती है। ठीक है, और किया नहीं है, बेसिकली चार्ज है, मतलब उसके एलिगेशंस है कि उसने कोई बड़ा ऑफेंस किया है और बेसिकली वो चीज प्रूफ नहीं हो पाती है, बट ये प्रूफ हो जाती है कि उसने जो छोटा ऑफेंस तो डेफिनेटली किया है, उसके पूरे प्रूफ्स भी, सारे प्रूफ्स भी हो जाते हैं। तो उस केस में जो वो ऑफेंडर है उसको हो सकता है वो उस बड़े ऑफेंस के लिए पनिशमेंट ना मिले, बट वो जो छोटा ऑफेंस है जिसके लिए जो ये प्रूफ हो पा रहा है कि हाँ ये ऑफेंस तो इसने किया होगा, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। और ये डिसाइड हुआ था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारादत्ता केस में। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 195 ऑफ द कोड आर मैंडेटरी एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ इट वुड इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन एंड ऑल अदर कॉन्सिक्वेंशियल orders in which case the court upheld so इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 of the code are mandatory and non-compliance of it would initiate the prosecution and all other consequential orders in which case the court upholds so option A C Muniappan versus state of Tamil Nadu। option B Kishun Singh versus state of Bihar। option C State of Karnataka versus Pastor P Raju। option D none of the above। सेक्शन 37 का सही आंसर है सी मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38, ऑर्डर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल becomes operative। ऑप्शन ए ऑन अरेस्ट। Option B on passing of the order by the court। Option C
प्रायर टू अरेस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो सी है, ये तो याद ही है। 38 का ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल, इसका सही आंसर 38 का इसमें ये दिया हुआ है, तो भाई गलती हो गई मेरे से। ऑप्शन ए सही है इसका, ऑन अरेस्ट। बट एंटीसिपेटरी बेल बिफोर अरेस्ट होता है, तो पता नहीं ऑन अरेस्ट कैसे, प्रायर टू अरेस्ट होना चाहिए था। 38 का इसमें दिया हुआ है ऑन अरेस्ट, ऑप्शन ए। Question number 39. A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust cannot be specifically enforced as per Section 12, Section 11, Subsection 2, Section 12, Subsection 2, Section 13. A contract made by a trustee in excess of his power or in breach of trust cannot be specifically enforced. इसका सही आंसर है 39 का, ऑप्शन बी, Section 11, Subsection 2. Next question, question number 40. Under section 41 of the Specific Relief Act, an injunction cannot be granted: A, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought. Option B, to restrain any person from applying to any legislative body. Option C, to restrain any person from instituting or prosecuting or any proceeding in a criminal matter. Option D, all of the above. So ये बेसिकली कह रहा है कि अंडर सेक्शन 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एन इंजेक्शन कैनॉट बी ग्रांट, जो इंजेक्शन है ग्रांट नहीं किया जाएगा किसको और किस लिए, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought, to restrain any person from applying to any legislative body, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter. Option D, all of the above. 40 का सही आंसर ऑप्शन डी, all of the above. Question number 41. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law. Which provision brings in such prohibition? Individual civil rights. Section 4 है, I think 41 का ऑप्शन ए होना चाहिए। फोर्टी वन का 4 होना चाहिए, चेक कर लेता हूँ। ए है, वहां पे लिखा हुआ है ना पर्टिकुलरली इंडिविजुअल सिविल राइट्स। Question number 42. It was held by the Supreme Court of India that preamble was not a part of the Constitution in the case of death, and this has been overruled in the case of death. So option A है, in Berubari Union and केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। 42 का सही आंसर ऑप्शन ए है। ये तो सबको आना चाहिए, मतलब सबको पता ही होगा ऑलरेडी। बाकी जो ऑप्शंस थे, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब एंड सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सनकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, इन रे बेरुवरी यूनियन एंड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो बेसिकली बेरुवरी यूनियन केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाद में फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि प्रियम्बल भी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43. बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19 1C। ठीक है। सो
ऑप्शन क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगा। सो इसमें बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, ऑप्शन बी है रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट्स। और 43 का सही आंसर है ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Question number 44. Doctrine of legitimate expectations was discussed in the following case. Option A. Ramakrishna Dalmia versus Justice Tendulkar. Option B. MC Mehta versus Union of India. Option C. State of UP versus Dioman. Option D. Food Corporation of India versus MS Kamdhenu Cattle Feed Industries. 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस MS Kamdhenu Cattle Feed Industries. Doctrine of legitimate expectations was discussed. Food Corporation of India versus Kamdhenu Cattle. Question number 45. The Supreme Court in Selvi and others versus State of Karnataka held that compulsory brain mapping and polygraph tests and narco analysis were in violation of the following article of the Constitution. ऑप्शन ए है आर्टिकल ऑप्शन ए है आर्टिकल 23 एंड 24, ऑप्शन बी 15 एंड 16, सी 29 एंड 30, डी 20 एंड 21। 45 का सही आंसर है डी आर्टिकल 20 एंड 21। कंपल्सरी ब्रेन मैपिंग compulsory brain mapping and polygraph tests and narco analysis were in violation of article 20 and 21. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव यूथेनेशिया। एक सेकेंड। पैसिव यूथेनेशिया इज परमिटेड इन certain cases held in option A Aruna Ramchandra Sambong versus Union of India, option B Gyan Kaur versus State of Punjab, option C P Rathinam versus Union of India, option D State of Maharashtra versus Chandravan। और इसका 46 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अरुणा रामचंद्र संगबांग versus Union of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डिलीवरी ऑफ गुड्स by one person to another for some purpose upon a contract that they shall when the purpose is accomplished be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. What is this type of contract called as? Option A indemnity, option B guarantee, option C bailment, option D pledge। क्वेश्चन नंबर 47। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, एक डिलीवरी है किसी प्रोडक्ट की, वो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस किसी कारण के लिए अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इसलिए दैट दे सेल कि व्हेन द पर्पस इज कंप्लीट जब उसका काम पूरा हो जाएगा बी रिटर्न। सो एक पर्सन जो है उसने दूसरे पर्सन को कुछ दिया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में, और फिर ये डिस्कस हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म रखा गया था कि जब काम पूरा हो जाएगा रिटर्न एंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, कि जैसा वो उसको वैसे डिलीवर करना है जैसे उस बंदे ने जिस पर्सन ने बेसिकली दिया था वो जैसा बताएगा उसको वैसे ही डिलीवर वापस रिटर्न वगैरह करना है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, सी बेलमेंट, डी प्लेज। और 47 का सही आंसर है सी बेलमेंट। क्वेश्चन नंबर 48। द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी is the agent's option A representative capacity coupled with the power to affect the legal relation of
the principal with third person, option B, power and title to the property that is being dealt with, option C, authority and status of dealing with the trade, option D, none of the above. 48 का सही आंसर है ऑप्शन ए. The essence of a contract of agency is the agent's representative capacity coupled with the power to affect the legal relation of a principal with third person. ठीक है. Question number 49. A contract is an agreement between two or more persons which is intended to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing some act whose statement is this. Option A, Halsbury, option B, Salmond, option C, Phipson, option D, Pollock और Pollock जो भी है, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना इसका. 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए, हल्सबरी. Question number 50. A's nephew has absconded from his house. He sent his servant to trace his missing nephew. When the servant had left, ये किसी का illustration I think, if I am not wrong, IPC में. A then announced that anybody who discovered the missing boy would be given the reward of 500. ठीक है कि ये जो है उसका नेफ्यू भाग जाता है घर छोड़ के, और ये जो है फिर अपने सर्वेंट को भेजता है इसको खोजने के लिए. सर्वेंट भी घर से निकल जाता है और यहाँ पे ये जो है अनाउंस कर देता है कि जिसने भी मेरे नेफ्यू को खोजा उसको 500 रुपए मिलेंगे. ठीक है, एज एन अवार्ड. द सर्वेंट डिस्कवर द मिसिंग बॉय. सर्वेंट को क्या होता है कि वो जब बाहर जाता है तो उसको वो मिसिंग बॉय मिल भी जाता है, बट उसको ये चीज नहीं पता कि जो अवार्ड है वो अनाउंस हो गई है. उस जो बॉय है उसके ऊपर, जो लड़का है उसके ऊपर एक अवार्ड रख दिया गया है. उसके ओनर ने एक अवार्ड पर्टिकुलर अमाउंट जो है 500 का रख दिया था. तो उस सर्वेंट को बेसिकली नहीं पता होता है, बट फिर भी उसको बच्चा मिल जाता है. When the servant came to know about the reward, और जब इस सर्वेंट को पता चलता है इस अवार्ड के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में, he brought an action against A to recover the same. तो फिर वो क्या कहता है, एक्शन लेता है उस अमाउंट को, पर्टिकुलर 500 रिवॉर्ड को लेने के लिए कि मुझे दो क्योंकि मैंने खोजा. बट हिज एक्शन फेल्ड. बट जो एक्शन जो उसका होता है वो फेल्ड हो जाता है क्योंकि इट वॉज हेल्ड that the servant was not entitled to the reward because he did not know about the offer when he discovered the missing boy. The name the case on reading the facts. So जो एक्शन लिया जाता है उस सर्वेंट के थ्रू वो रिजेक्ट हो जाता है इस रीजन से कि जब उसने उस चाइल्ड को, उस बच्चे को खोजा था, तब उसको इस रिवॉर्ड के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो वो इसको क्लेम नहीं कर सकता. तो रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आपको उस रिवॉर्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए. ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिया गया है लालवान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ऑप्शन बी दोनोग्यू वर्सेस स्टीवन, ऑप्शन सी ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन, ऑप्शन डी डटन वर्सेस पोले और पूल. 50 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लालवान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ये बहुत पुराना केस होगा. क्वेश्चन नंबर 51. A debtor owes several distinct debts to the same creditor and he makes a payment which is insufficient to satisfy all the debts. In such a case, a question arises as to which particular debt the payment is to be appropriated. Which section of the Contract Act provide an answer to this question? In such a case, a question arises as to which particular debt the payment is to be appropriated. Which section of the Contract Act provides an answer to this question? 51 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 59 टू सेक्शन 61. एक सेकंड में पानी पी लूं थोड़ा.
लोग कहते हैं, आप सीनियर से पूछोगे तो कहते हैं कि एआईबी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये वाकई में इजी होते हैं। और चलो मान लो कि जो सेक्शन वाइज हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो आप बुक लेके जाते हो, बुक अलाउड होते हैं, पेयर एक्टर अलाउड होते हैं, आप उसमें से खोज लोगे इसके आंसर। बट व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो जजमेंट बेसिस पे हैं, सो उन सब चीजों के लिए आपको पढ़ के जाना है। और जो लोग कहते हैं, जो सीनियर कहते हैं कि एआईबी के एग्जाम कुछ भी नहीं है, तो उनकी बात मत सुनो, गलत कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको। और ऑफ कोर्स आपको इसके लिए पढ़ने की जरूरत है। और खोजने के लिए मतलब इतनी सारी बुक्स होती हैं, उनमें से 20-22 बुक होंगी, 20-22 पेरेक्ट्स होंगे, तो उसमें आंसर खोजने के लिए भी आपको पर्टिकुलर ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो आंसर है वो कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए भी तो आपको सारे बुक को ओवरऑल एक बार देखना ही पड़ेगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? ऑप्शन ए, एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ऑप्शन बी, ये बताना है जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सेक्शन 6 के सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। ऑप्शन ए है एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ऑप्शन बी, एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी restricted in its enjoyment to the owner personally. Option C, a right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined. Option D, all of the above. 52 का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. Question number 53. A transfers property of which he is the owner to B in trust for A and his intended wife successfully for their lives, and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life, and after his death for his second son, can the interest so created for the benefit of the eldest son take effect? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर, ठीक है, ए जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है ऑफ विच बी टू ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए। A transfer property of which he is the owner to be in trust for A and intended wife successfully for their lives, and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life, and after his death for A's second son, can the interest so created for the benefit of the eldest son take effect? इसका सही आंसर है 53 का ऑप्शन बी, नो। ये मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है ना, मैं सही बताऊं तो। ए ट्रांसफर ऑफ विच, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ऑफ विच ही इज द ओनर, जिसका वो मालिक रहता है, टू बी, बी को, इन ट्रस्ट फॉर ए, तो ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर देता है और इस ट्रस्ट में करता है, एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली टू देयर लाइव्स, honor to be in trust for A, and his intended wife successfully for their lives, and after the death of the survivor, कि पहले वाइफ के नाम पे होगा, वाइफ के बाद फॉर द एल्डेस्ट सन जो बड़ा बेटा है उसके नाम पे, ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर ए सेकंड सन, और एल्डेस्ट सन के बाद सेकंड सन के लिए सेकंड सन को मिलना चाहिए। कैन द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन टेक इफेक्ट? सो इसमें ये कह रहा है कि कैन द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एल्डेस्ट सन, कि देखो इसमें, हाँ आप क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रॉपर्टी है, ए के नाम पे है, ठीक है, और ये ट्रांसफर करता है, ए कर देता है बी को,
अब ये कहता है कि चलो मैं ट्रांसफर तो कर दूंगा, बट उससे पहले मेरी जो वाइफ है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब तक वो जिंदा है ये वहां रह सकती है, ठीक है। और उसके एक्सपायर होने के बाद मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है ये अपने वाइफ के, और उस मेरी वाइफ के एक्सपायर होने के बाद वो जाना चाहिए मेरे एल्डेस्ट सन को, ठीक है, और वो भी रह सकता है, और उसके बाद जाना चाहिए मेरे survive for the eldest son of the intended marriage for life and after his death for second son। और अगर ये भी एक्सपायर हो जाता है, वाइफ एक्सपायर होती है तो एल्डेस्ट सन को, और एल्डेस्ट सन भी एक्सपायर हो जाता है तो सेकंड सन को, ए का जो सेकंड सन है उसको, ठीक है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि कैन द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एल्डेस्ट सन, कि चलो वाइफ तक तो ठीक है, लेकिन क्या एल्डेस्ट सन के लिए जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वो इफेक्ट में आएगा क्या? तो उसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी है, नो, ठीक है। एंड आई थिंक इसका यही होना चाहिए कि एक ही इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं वाइफ के नाम पे, और क्योंकि अगर ऐसे चैन बनाएंगे तो फिर बी तो फिर वो जो बेनिफिट्स है वो गेन कर नहीं पाएगा उस प्रॉपर्टी का, है ना। हो सकता है इसका ये हो, अदरवाइज अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो वो आप करेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इज नॉट डिपेंडेंट on interim relief being allowed or denied under section 9 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, Supreme Court in which case held so, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की शुरुआत अगर वो इंटरिम रिलीफ से नहीं है, उसमें इंटरिम रिलीफ नहीं बनता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरिम रिलीफ बीइंग अलाउड और डिनाइड अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, सुप्रीम कोर्ट इन विच केस हेल्ड सो। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि कमेंसमेंट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की जो शुरुआत है वो डिपेंडेंट नहीं है इंटरिम रिलीफ पे, चाहे वो कि वो अलाउड होगी कि नहीं होगी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ऑप्शन केस का नाम बताना है। ऑप्शन ए है फर्म अशोक ट्रेडर्स एंड अदर्स वर्सेस गुरुमुख दास सलूजा एंड अदर्स। ऑप्शन बी MMTC LTD लिमिटेड वर्सेस स्टेराइल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस फ्लोमोर प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन डी मागमा लीजिंग लिमिटेड वर्सेस NEPC माइकॉन लिमिटेड। 54 का सही आंसर है ऑप्शन ए फर्म अशोक ट्रेडर्स एंड अनदर वर्सेस गुरुमुख दास सलूजा एंड अदर्स। क्वेश्चन नंबर 55, which provision of Hindu Marriage Act 1955 deal with conciliation? Section 23, Section 23, subsection 2, Section 23, subsection 3, Section 22। So 55 का सही आंसर है ऑप्शन बी। कॉन्सिलिएशन से डील जो करता है वो सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 करता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच सेक्शन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट? ऑप्शन ए 98, सेक्शन 98, सेक्शन 99, सेक्शन 89, सेक्शन 88। 56 का सही आंसर है सेक्शन 89, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट की बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 57, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैन बी इन्फोर्स थ्रू विच आर्टिकल? ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 and 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 311, ऑप्शन डी आर्टिकल 309। 57 का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 14 and 16।
Question number 58. The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws mentioned under option A Article 352, option B Article 256, option C Article 254 और option D Article 301. 58 का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 256. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the Parliament and any existing law mentioned under Article 256. Question number 59. Justice Ramanandan Committee relates to option A Union-State relations, option B creamy layer, option C Finance Commission, option D election. 59 का सही आंसर है ऑप्शन बी क्रीमी लेयर. जस्टिस रामाधन कमेटी. ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 226, आर्टिकल 130, आर्टिकल 131, आर्टिकल 124. 60 का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 131. ठीक है. Question number 61. Laws declared by the Supreme Court shall be binding on all courts mentioned under option A Article 142, option B Article 143, option C Article 136, option D Article 141. 61 का सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 141. Question number 62. According to the theory of social utilitarianism, according to the theory of social utilitarianism as propounded by hearing A greatest number of people should get greatest pleasure, option B the essential body of legal rules is always based upon the social facts of law, option C a balance is to be struck between the competing interests in society, option D law is a means to social end. So इसका D होगा 62 का ना. law is a means to social ends. चेक कर लेते हैं. D है इसका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 63. Obstructing public servant in discharge of his public function is a bailable offense. Option A non-bailable offense, option B bailable offense, option C civil wrong, option D none of the above. So रोक रहे हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उनके काम करने से बाधा डाल रहे हैं, तो ये जो है ये सिविल रॉन्ग है. ठीक है. 63 का जो सही आंसर है जो वो है बेलेबल ऑफेंस. सॉरी, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेलेबल ऑफेंस. 63 का बेलेबल, नॉन बेलेबल, सिविल रॉन्ग नहीं है, सॉरी, है ना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोकता है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. नॉन बेलेबल, अगर बेल नहीं मिले तो नॉन बेलेबल, मिल जाए तो बेलेबल. सो मिल रहा है, तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है बी. क्वेश्चन नंबर 64. कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ. So question 64 है compensation to victims of crime under criminal law relates to option A section 336, option B 331, option C 335, option D 357. और 64 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी
सेक्शन 357 कंपनसेशन ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम की बात की गई है सेक्शन 357 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज जॉइंटली एंड ट्राइड टुगेदर अंडर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ऑप्शन ए पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस, डेफिनेटली हो सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए। कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, सेम ऑफेंस, पर्सन एक्यूज ऑफ द सेम ऑफेंस, वैसे जरूरी नहीं है कोर्स इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। बेसिकली कह रहा है कि एक पर्सन जो है, जो पर्सन जो है, पर्सन ए और बी, वो दोनों फॉर एग्जांपल दोनों मर्डर के लिए एक्यूज्ड हैं दोनों। ठीक है, मर्डर के केस में दोनों एक्यूज्ड हैं और दोनों मर्डर जो है इन द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन मीन्स यहाँ पे कि मिल के करते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक्ट कर रहे हैं तो उसी के दौरान दोनों मिलके किसी का मर्डर करते हैं सेम ट्रांजैक्शन, इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मान लीजिए दोनों जा रहे हो, ठीक है, बैंक लूटने और बीच में मर्डर कर दिया, तो ये ऑप्शन ए उस चीज की बात कर रहा है। ऑप्शन बी पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, मतलब जो दोनों व्यक्ति हैं एक ऐसे ऑफेंस में एक्यूज्ड हैं, एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। सो एक अपराधी है और एक उसी में उसको बहकाने के लिए, उकसाने के लिए है और अटेम्प्ट करने के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये कह रहा है। ऑप्शन सी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कि एक ही जो कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन चल रही थी उसमें डिफरेंट ऑफेंस डिफरेंट पर्सन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से किनको जॉइंटली चार्ज, मतलब व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली ट्राई टुगेदर अंडर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी। सो इसका 65 का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सब में, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन आ गया, मतलब ये इन्वॉल्व थे सेम ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे भी सेम ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे भी सारे मिलके कर रहे होंगे। और इसमें एक पर्सन एक्ट करता है, दूसरा उसको उकसाता है और एक जो है अटेम्प्ट करता है, तो ये तीनों भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेम ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। Next question 66, contravention of contract labor act would not create employment relationship between contract labor and principal establishment. It was so held in which case? So option A है Shell versus National Union Waterfront Workers, option B Air India Statutory Corporation versus the United Labour Union and others, option C Bangalore Water Supply and Sewerage Board versus A Rajappa, option D State of UP versus जयबीर सिंह। 66 का सही आंसर है ऑप्शन ए सेल वर्सेस नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स। Next question, question number 66, the principal regulator envisaged under the Trader Unions Act 1926, option A regulator of trade unions, option B inspector of trade unions, option C registrar of trade unions, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल रिलेशन कमेटी। और 67 का सही आंसर है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है,
Next question number 68. A teacher is not a workman falling under the category of workman under Industrial Disputes Act 1947. This was upheld in which case? Option A, Miss A. Sundaram Bal versus Government of Goa, Daman and Diu and others. Option B, Ahmedabad Primary Teachers Association versus Administrative Officer and others. Option C, University of Delhi and Ramnath. Option D, Secretary Madras Gymkhana Club Employees Union versus Management of the Gymkhana. 68 का सही आंसर है 68 बेसिकली ये कह रहा है कि टीचर जो है वो एज एन वर्कमैन नहीं आएंगे और वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल एज एन वर्कमैन नहीं माने जाएंगे। किसके अंडर में, कौन से एक्ट के अंडर में? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर। ठीक है, वो कौन से केस में कहा गया था? इसका 68 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस ए सुंदराम्बल। ये क्या है? ये सुंदराम्बल मिस ए सुंदराम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एंड अदर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69. द टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट envisaged under the Employees Compensation Act that reduces the capacity to work in any employment similar to that the worker was performing at the time of the accident is referred to as option A, permanent partial disablement, option B, permanent total disablement, option C, temporary disablement, option D, temporary total disablement. 69 का सही आंसर है ऑप्शन ए, permanent partial disablement. Next question number 70. The contribution payable under the ESI Act in respect of an employee shall be comprised of option A, contribution payable by the employer only, option B, contribution payable by the employee only, option C, contribution payable by the government only, option D, contribution payable by employer and employee. D होना चाहिए 70 का, D है, दोनों कंट्रीब्यूशन मिलके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71. विच प्रोविजन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 guarantees the right of workmen laid off to claim for compensation? Option A, section 25O, option B, section 26, option C, section 25C, option D, section 25M. 71 का सही आंसर ऑप्शन C, section 25C. Question number 72. Natural law is the idea that option A, there are rational objective limits to the power of legislative rulers. Option B, there are no limits of the to the power of legislative rulers. Option C, there are limits to the power of the executive laid by the legislature. Option D, law is the command of the sovereign. 72 का सही आंसर है ऑप्शन A, there is a rational objective limits to the power of legislative rulers. Question number 73. HLA Hart's name is associated with the book. Option A, Province and Function of Law. Option B, Concept of Law. Option C, Social Dimension of Law. Option D, Theories of Social Change. If I am not wrong, of course मैं wrong होने वाला हूँ, but मेरा मन कर रहा है कि B पे लगा के छोड़ देता। 73 का सही आंसर है B, करेक्ट। आई डोंट नो, मैंने कहीं ना कहीं देखा था इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74. सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद ऑप्शन ए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ऑप्शन बी, वॉइड मैरिजेस, ऑप्शन सी, जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन डी, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स. सेक्शन 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. Question number 75. Daughter is equated with the son with reference to joint family property under option A, HSA Act 2002, HSA Act 1976, HSA Act 1978, HSA Act 2005. So 75 का सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. Daughter is equated, ठीक है, विद द सन विद रेफरेंस टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी
कि डॉटर का भी जो है वो उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है। और 2005 के अमेंडमेंट में आया था ये हिंदू सक्सेशन एक्ट इसमें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, मुबारत अंडर मुस्लिम लॉ, मुबारत अंडर मुस्लिम लॉ refers to option A divorce at the instance of wife, B cruelty, C dissolution of marriage with mutual consent, option D इला। और 76 का सही आंसर है ऑप्शन सी dissolution of marriage with mutual consent। Question number 77, the discriminatory aspect of section 10 of Indian Divorce Act, now Divorce Act, was removed by substituting new section by the option A Indian Divorce Amendment Act of 2001, option B Divorce Amendment Act of 2002, option C Indian Divorce Amendment Act of 2006, option D Indian Divorce Amendment Act of 2012। और 77 का जो सही आंसर है वो है इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी वर स्टॉप टेम्परेरीली in view of the trade depression with an intention to continue the same when the conditions improve. A petition was performed into the tribunal for winding up of the company. The petition A is liable to be dismissed. Option B will succeed. Option C will be kept pending till the condition improve. Option D will not be admitted। 78 का सही आंसर है ऑप्शन ए इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी वर स्टॉप टेम्परेरीली इन व्यू ऑफ द ट्रेड depression with an intention to continue the same with the condition improve. Petition was preferred into the tribunal for winding up of the company. The petition is liable to be dismissed। Question number 79, amalgamation of companies in national interest is dealt under option A section 388 of the Company Act, option B section 378 of the Company Act, option C section 396 of the Companies Act, option D section 396, ऑप्शन जो सी है 396 है और ऑप्शन जो डी है वो 390 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। और 79 का जो सही आंसर है वो है 396 सेक्शन 396 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, अंडर सेक्शन 171 of the Companies Act, a general meeting of a company may be called by giving a notice in writing for not less than option A 21 days, option B 30 days, option C 40 days, option D 14 days। 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है not less than 21 days। Question number 81, a private limited company limits the number of members to option A 30, option B 50, option C 40, option D 150। 81 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 50। ये क्वेश्चन अभी आई थिंक लेटेस्ट वाले एआईबी एग्जाम में भी आया था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, टोटल 50 हो सकते हैं। तो इसको भी याद होना, इतना होना चाहिए याद कि 50 लोग ही मेंबर हो सकते हैं। Question number 82, contributory negligence means option A the failure by a person to use reasonable care for the safety of either of himself or his property, option B volunteer to pay the negligence of others, option C contributing the money or money's worth for others wrong, option D inciting others to commit civil wrong। 82 का सही आंसर है ऑप्शन ए the failure by a person to use reasonable care for the safety of either of himself or his property। Next question है question number 83, where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such a
hazardous or inherently dangerous activities resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-a-vis the tortious principle of strict liability held in the case of option A, Francis Caroli versus State; option B, Sri Ram Food and Fertilizers; option C, PUCL versus Union of India; option D, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस महेंद्र सिंह चावला। और 83 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, a tort is a civil wrong for which the remedy is an action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of trust or the breach of other merely equitable obligations. Whose statement is this? Option A, Winfield; option B, Salmon; option D, Pollock; option D, Griffith। आई थिंक ग्रिफिट है या ग्रिफी है। सो 84 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सैल्मन बोलता है कि ये क्या हो गया, वेट ए सेकेंड, ये क्या हो रहा है। सो 84 का जो सही आंसर है वो है बी, सैल्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, इफ अ पर्सन is convicted of an offence punishable under section 189 of the Motor Vehicles Act, the court shall ordinarily order for option A, imposing penalty only; option B, punishment only; option C, both punishment and penalty; option D, disqualification under the act। 85 का सही आंसर है disqualification under the act। Question number 86, Consumer Protection Act was brought into operation in the year option A 1987, option B 1986, option C 1985, option D 1984। और इसका सही आंसर जो है वो है 1986, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द jurisdiction of the district forum should not be exceed rupees, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द jurisdiction of the district forum should not exceed rupees, option A 50,000, option B 20,000 25, सॉरी ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 20 lakhs। 87 का जो सही आंसर है वो है 20 lakhs। कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसकी जो वहां तक उसकी जो जुरिस्डिक्शन बनती है जिसको पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली अमाउंट के पे डिपेंड करता है, तो 20 lakhs तक की जो केसेस हैं, जो मैटर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम देख सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ of AB Dicey relates to option A, equal protection of the laws; option B, equality before law; option C, dignity of the individual; option D, administrative courts। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है वो है बी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, इफ अ क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज violates the principles of natural justice, the appropriate writ would be option A, mandamus; option B, habeas corpus; option C, quo warranto; option D, certiorari। अच्छा, ये रिट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर EIB 4 सॉल्व कर रहा था, तो उसमें भी था और इसमें भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो इसको भी थोड़ा, इस पे भी ध्यान थोड़ा जाना चाहिए हमारा। इफ अ क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी violates the principle of natural justice, the appropriate writ would be, ये नहीं है, ठीक है, और मैंडमस भी नहीं है, क्वो वारंटो, सेशियरी डी हो सकता है, 89 का डी है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, a 7-member bench of the Supreme Court unanimously struck down clause 2D of Article 220 of Article 323A and clause 3D of Article 320B 323B of the Constitution. Sorry, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। Question number 90. A 7-member bench of the Supreme Court unanimously struck down Clause 2D of Article 223A and Clause 3D of Article 223B of the Constitution relating to tribunals which excluded the jurisdiction of the High Court and Supreme Court. The court held that the power of judicial review over legislative action is vested in the High Court under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of the basic structure of the Constitution. Name the case. So basically ये जो पैराग्राफ है ये कौन से केस में बोला गया था, और केस के ऑप्शन जो है हमारे पास एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी खिहोता होलोन वर्सेस जचिल्लू, ऑप्शन डी नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। 90 का सही आंसर है ऑप्शन ए एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 91, accepting any other satisfaction than the performance originally agreed is known as option A reciprocal agreement, option B reciprocal acceptance, option C reciprocal accord and satisfaction, option D accord and satisfaction। so 91 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी accord and satisfaction। क्वेश्चन नंबर 92, where two parties have made a contract which one of them has broken the damage which the other party ought to receive in respect of such breach of contract should be either such as may fairly and reasonably be considered arising naturally, for example, that is according to the usual course of things from such breach of contract itself, or such as may be reasonably be supposed to have been in the contemplation of the parties at the time they made the contract as the probable result of breach of it, in which case the principal was down. So option A Clegg versus Hands, option B Kapoor Chand versus Himayat Ali Khan, option C Frost versus Knight, option D Hartley versus Baxendale। और 92 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हार्डली वर्सेस बैक्सेंडाले। ठीक है। Question number 93, when a misrepresentation has been made, what are the alternative courses open to an aggrieved? Option A, he can avoid the resign the contract. Option B, he can affirm the contract and insist on the misrepresentation being made. Option C, he may rely upon the misrepresentation as a defense to an action on the contract. Option D, all of the above। 93 का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 94, a solicitor sold certain property to one of his client. The client subsequently alleged that the property was considerably overvalued and his consent was caused by court consider the relationship between the and his consent was caused by dash. Court considered the relationship between the parties to reach the decision. Option A coercion, B misrepresentation, option C undue influence, option D estoppel। 94 का सही आंसर है ऑप्शन डी undue influence। Question number 95, the law of a contract is intended to ensure that what a man has been led to expect shall come to pass, that what has been promised shall be performed. Whose statement is this? Option A Lord Black, option B Henderson, option C Anson, option D Selmond। so 95 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एंसन।
Question number 96. Intention not to create a legal obligation was clear from the conduct of parties, which among the popular cases deals on the topic. Option A, Balfour versus Balfour. Option B, Donoghue versus Stephenson. Option C, Dairy versus Peak. Option D, Beach versus Beach. ठीक है, और 96 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. Question number 97. According to the Indian law, in a lawful contract consideration, option A must move from promisee only. Option B may move from promisee or any other person. Option C is not necessary to all. Option D none of the above. 97 का सही आंसर है ऑप्शन बी, may move from promisee or any other person. Question number 98. Raghav owes Murli 10,000 rupees. ठीक है, this debt is time barred by the Limitation Act. Even then Murli promises in writing to pay Raghav R 4,500 on account of debt and sign the document. This contract is A enforceable, B unenforceable, C void, D none of the above. और 98 का सही आंसर है enforceable, कि अगर वो ऐसा लिख के दे देता है उसके बावजूद भी तो उसको देने पड़ेंगे. Question number 99. An agency can be terminated by option A agreement between parties. Option B by renunciation by the agent. Option C by completion of business of agency. Option D all of the above. 99 का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. Question number 100. Which type of laws are not covered by a contract of indemnity? Which type of laws are not covered by a contract of indemnity? Option A, laws arising from accident like fire or perils of the sea. Option B, laws caused by the promisor himself or by a third person. Option C, laws arising by a human agency. Option D, none of the above. 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट्स लाइक फायर और पेरिल्स ऑफ द सी. ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन AIB 5 के. AIB 4 इससे पहले हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, AIB 5 अभी सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो डेफिनेटली AIB 6 के ऊपर होगी. सो ऐसे ऐसे करके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. थोड़ी नॉलेज मेरी बढ़ेगी और थोड़ा नॉलेज हो सकता है, अगर ये सब आपको आता हो तो फिर भी रिवाइज कर लीजिएगा, और नहीं आता तो थोड़ी नॉलेज आपकी भी बढ़ जाएगी. ठीक है, सो थैंक यू.